A man is pushing a wheelbarrow on a horizontal ground with the force of 300 Newton, making an angle of 60 degree with the ground. Find the horizontal and vertical component of the force. आपसे कह रहे हैं कि एक आदमी जो पुश कर रहा है व्हील बैरो को, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे 300 न्यूटन का जो है वो फोर्स लगा रहा है और उसके साथ एंगल जो है वो ग्राउंड के साथ जो बन रहा है वो 60 डिग्री का है. आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स जो है वो मालूम करने हैं. अब आपके पास ये किस तरह से होगा, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं. गिवन हमें क्या क्या है, तो गिवन है हमारे पास कि आपके पास फोर्स जो है वो आ रही है 300 न्यूटन की, ठीक है, और एंगल जो बन रहा है थीटा ग्राउंड के साथ वो आपका बन रहा है 60 डिग्री का. आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं. अब फोर्स की कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होते हैं एफ और Fi. ये आपने करने हैं फाइंड आउट. नाउ अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए यहाँ पर कंपोनेंट्स का, क्या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx और Fi का क्या फॉर्मूला होता है. तो हम जानते हैं कि सोल्यूशन करें तो कि Fx इज इक्वल्स टू F cos थीटा और Fy इज इक्वल्स टू F sin थीटा. अब अरेंज है आपके पास, जस्ट वैल्यूज को पुट करना है. फोर्स गिवन है, एंगल गिवन है, फोर्स गिवन है, एंगल गिवन है. तो यहाँ पर Fx इज इक्वल्स टू 300 मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री. Fx इज इक्वल्स टू 300 कॉस 60 डिग्री की आपके पास वैल्यू होती है 0.5. अब आपने 300 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास यहाँ से आ गया 150 न्यूटन. ये आपके पास आ गया एक्स कंपोनेंट. इसी तरह से वाई कंपोनेंट को भी सॉल्व करेंगे. वाई कंपोनेंट Fy इज इक्वल्स टू F की जगह 300 साइन 60 डिग्री. अब Fy एज इट इज़ 300 एज इट इज़ साइन 60 आपके पास बराबर होता है 0.866 के, ठीक है. नाउ 300 को 0.866 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 259.8 न्यूटन. फोर्स की यूनिट न्यूटन. तो ये आपके पास आ गए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स, ठीक है. तो यहाँ हम लिखेंगे हैंस द हॉरिजॉन्टल and vertical components of force are 150 Newton and 259.8 न्यूटन. ठीक है, ये आपके पास आ गए कंपोनेंट्स. सिंपल सा क्वेश्चन था. जस्ट आपको फॉर्मूलाज याद हो तो आप इजीली जो है वो डेटा बना के तमाम वैल्यूज़ को पुट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. अब है 13 का 2 सेकेंड आपके पास. तो कह रहे हैं आ स्पैनर ऑफ 0.3 मीटर लेंथ कैन प्रोड्यूस अ टॉर्क ऑफ 300 न्यूटन मीटर. एक आपके पास स्पैनर है जिसकी लेंथ है 0.3 मीटर और वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है 300 न्यूटन मीटर का. और डिटरमाइन द फोर्स अप्लाइड ऑन इट. आपने मालूम करना है कि कितनी फोर्स आपके पास उस पर अप्लाई हो रही है. तो स्टार्ट करते हैं, डेटा बनाते हैं. अब हमें गिवन दैट है, सबसे पहले आपको इस पैनल की लेंथ गिवन है. लेंथ इज इक्वल्स टू L इज इक्वल्स टू 0.3 मीटर. अब ये मीटर में ही है, ठीक है. आपको टॉर्क गिवन है, टॉर्क 300 न्यूटन मीटर का, और आपने मालूम करना है फोर्स को. अब आप जानते हैं
टॉर्क का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल्स टू F इंटू डी। ठीक है, अब F इंटू डी, अब D क्या है, D लेंथ या डिस्टेंस एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेंथ है वही जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू F इंटू एल। F है आपके पास 300, अच्छा सॉरी, F हमने मालूम करना है तो फॉर्मूले को हमें अरेंज भी करना पड़ेगा। ठीक है, टॉर्क हमें गिवन है, मैं यहाँ पे अरेंज कर लेती हूँ। पहले F यहीं रहा, L यहाँ मल्टीप्लाई करें, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो टॉर्क इंटू L। ठीक, तो टॉर्क इंटू L आपके पास, टॉर्क की वैल्यू है आपके पास 300 और लेंथ है आपके पास 0.3 और ये आपको फाइंड आउट हो जाएगी फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय 0.3, 300 डिवाइडेड बाय 0.3, तो 1000 आ गया आपके पास फोर्स, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। इस तरह से आपने करनी है फाइंड आउट फोर्स। हम यहाँ लिखेंगे हैंस द फोर्स अप्लाइड ऑन अ स्पैनर इज 1000 न्यूटन। ठीक, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 का ही आपके पास लास्ट जो न्यूमेरिकल है उसको भी देख लेते हैं। अ मैकेनिक यूजेस अ डबल आर्म स्पैनर टू टर्न अ नट। अब मैकेनिक है जो वो यूज़ कर रहा है डबल आर्म स्पैनर। डबल आर्म स्पैनर क्या होता है, जिसमें 2 आर्म्स होते हैं, मतलब आपके पास कुछ इस तरह का स्पैनर होता है वो। ठीक है, दो आर्म होते हैं उसमें। अब इससे जो इजीली जो है वो कोई भी नट जो है वो टाइट हो जाता है, ये डबल आर्म स्पैनर है। ठीक है, इस तरह का होता है वो। टू टर्न नट ही अप्लाइज अ फोर्स 15 न्यूटन एट ईच एंड, वो हर एंड पे 15 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। ठीक है, मैकेनिक ऑफ अ स्पैनर एंड प्रोड्यूस अ टॉर्क ऑफ 16 न्यूटन मीटर, और टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है 16 न्यूटन मीटर का। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द मोमेंट आर्म ऑफ द कपल। आपने लेंथ मालूम करनी है मोमेंट आर्म के कपल की। ठीक है, चलिए गिवन बनाते हैं, डेटा में क्या क्या गिवन है। अब हमें गिवन दैट है मैकेनिक यूज़ कर रहा है डबल आर्म स्पैनर को नट को टाइट करने के लिए, तो आपके पास फोर्स अप्लाई हो रही है वो है 15 न्यूटन की। ठीक है, और उससे जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो है आपके पास 60 न्यूटन मीटर का। तो आपने क्या मालूम करना, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द मोमेंट आर्म ऑफ द कपल। तो आपने मालूम करना है लेंथ ऑफ द मोमेंट आर्म। ठीक है, ये आपने करना है फाइंड आउट। सोल्यूशन करें तो हम जानते हैं टॉर्क बराबर होता है F इंटू डी के या F इंटू एल के। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू F इंटू एल। अब आपने L फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ मोमेंट आर्म फाइंड आउट करना है। L यही रहा, F या मल्टीप्लाई करें वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो L इज इक्वल्स टू टॉर्क डिवाइडेड बाय फोर्स। टॉर्क आपके पास गिवन है 60 और फोर्स गिवन है 15, तो 60 डिवाइडेड बाय 15 करें, 4 आ गया आपके पास। तो लेंथ जो है वो आपके पास होगी 4 मीटर। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे द लेंथ ऑफ द मोमेंट आर्म ऑफ द कपल is 4 meter. This is the answer. ये था क्वेश्चन नंबर 13। आपके पास तीनों मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए जो जो इसमें गिवन थे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14 है कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर अ स्प्रिंग विच एक्सटेंड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर व्हेन अ लोड ऑफ 14 न्यूटन इज हैंग फ्रॉम इट्स एंड। आपसे कह रहा है आपने स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करना है जिसका डिस्टेंस जो है वो आपके से 3.5 सेंटीमीटर का और लोड है 14 न्यूटन का, ठीक है, जो कि उसके एंड पे हैंग किया गया है। ठीक है, तो सिंपल न्यूमेरिकल है आपके पास। इसमें आपके पास गिवन है आपको गिवन दैट, अब आपके पास यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो डिस्टेंस को हम शो करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट के फॉर्मूले में x से। x इज़ अ डिस्टेंस, तो x आपको डिस्टेंस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में करने के लिए हमें इसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाय 100.035, ठीक, और ये आ गया मीटर में। इस तरह से फिर आपको लोड भी गिवन है, तो यहाँ पर लोड लिखेंगे और लोड यानी कि आपके पास F फोर्स, ठीक है, लोड को हम फोर्स से डिनोट करेंगे, फोर्स है आपके पास 14 न्यूटन की। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अब माइनस साइन हम हटा देते हैं क्योंकि माइनस साइन जो है वो आपके पास माइनस या नेगेटिव साइन शोज डायरेक्शन, तो हम इसे हटा देंगे यहाँ से। F इज इक्वल्स टू के एक्स। अब आपने के मालूम करना है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है तो एक्स यहाँ मल्टीप्लाई करें, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो के इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एक्स। एफ है आपके पास 14 और एक्स की वैल्यू है 0.035। अब आप करें 14 डिवाइडेड बाय 0.035, तो ये आपके पास आ गया है 400। तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू होगी 400 और फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो न्यूटन पर मीटर आपके पास के जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इसकी यूनिट होगी। हम यहाँ लिख देंगे हैंस द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 400 न्यूटन पर मीटर। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आपके पास गिवन है, जस्ट आपने फॉर्मूले यहाँ पे डेटा बनाना है, देन फिर डिसाइड करना है कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। नाउ अब क्वेश्चन 14 का हमने सेकंड करना है न्यूमेरिकल। डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मासेस 500 kg एंड 800 kg। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 2 मीटर्स। आपसे कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने फाइंड आउट करनी है बिटवीन टू स्फेरिकल बॉडीज़। दो स्फेरिकल बॉडीज़ हैं, एक का मास 500 kg, एक का मास 800 kg है, और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर्स है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी गिवन है। स्टार्ट करें। सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है इसमें, तो गिवन दैट हमें सबसे पहले मासेस गिवन है, ठीक है, टू स्फेरिकल बॉडीज़ के। तो फर्स्ट वन को हम कह देंगे कि M1 गिवन है हमें 500 kg और M2 हमें गिवन है 800 kg, ठीक है, किलोग्राम में गिवन है। और जो डिस्टेंस है उनके सेंटर्स का वो है 2 मीटर, यानी रेडियस जो है वो है आपके पास यहाँ पर 2 मीटर। ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी आपको गिवन है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। नाउ अब आपने क्या मालूम करना है, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मालूम करनी है, इट मीन्स आपने F मालूम करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, आपने F फाइंड आउट करना है। अब सिंपल सा आपके पास इसका एक फॉर्मूला है जो कि आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा होगा कि F इज़ इक्वल्स टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर।
ठीक है, अगर आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो बॉडीज़ के दरमियान मालूम करनी है तो आपको दोनों बॉडीज़ का मास पता होना चाहिए और उनके दरमियान का रेडियस पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास F इज़ इक्वल्स टू 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 800 डिवाइडेड बाय R है 2 इसका स्क्वायर। अब आपने तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है 2 के स्क्वायर से, यानी 2 2 4 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6। 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 और फोर्स की यूनिट होती है आपके पास न्यूटन। तो नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज the gravitational force of attraction between two bodies is 6.67 multiplied by 10⁻⁻6. दिस इज़ द आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 का ही लास्ट है। Calculate the speed of satellite which orbits the earth at an altitude of 400 किलोमीटर। आपसे कह रहे हैं आपने स्पीड ऑफ सैटेलाइट को फाइंड आउट करना है विच ऑर्बिट द अर्थ, और जो कि अर्थ के जो ऑर्बिट मतलब अर्थ के बाद जो ऑर्बिट है उसमें घूम रही है। अर्थ का जो ऑर्बिट है और वो एल्टीट्यूड जो जिस हाइट पर वो ऑर्बिट मौजूद है अर्थ का वो है 400 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर वाक़ है वो आपके पास ऑर्बिट, और उसमें वो सैटेलाइट जो है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। आपको ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है, मास ऑफ अर्थ भी गिवन है। ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में यहाँ पर दी गई हैं। अब आपने फाइंड आउट करना है यहाँ से स्पीड ऑफ सैटेलाइट। तो स्टार्ट करते हैं, इसका डेटा बनाते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ क्या गिवन है, तो गिवन दैट आपने स्पीड ऑफ सैटेलाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ सैटेलाइट है आपके पास, तो हम इसे यहाँ से v का नाम दे देते हैं। ठीक है, और v यहाँ पर v के सिंपल v का नाम दे दें, या v के साथ आप कुछ भी लिखा सकते हैं। स्पीड ऑफ सैटेलाइट है तो vs यूज़ कर लें, सैटेलाइट की स्पीड। ठीक है, और यहाँ मेंशन भी कर दें स्पीड ऑफ सैटेलाइट। आगे है विच ऑर्बिट्स द अर्थ एट एन एल्टीट्यूड, और जो उसकी हाइट है ना आपके पास ऑर्बिट की वो है h 400 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर को मीटर में लाना होगा क्योंकि हाइट आपके पास मीटर में नापी जाती है। तो किलो मीन्स होता है आपके पास 10⁻³ इसके बाद आपके पास है अबव द अर्थ सरफेस g आपको गिवन है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ आपके पास गिवन है 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 मीटर। मास ऑफ अर्थ आपके पास गिवन है 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 किलोग्राम। और अब आपने यूज़ करना है फॉर्मूला और फाइंड आउट कर लेनी है स्पीड ऑफ सैटेलाइट। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है
ऑर्बिट की वेलोसिटी फाइंड आउट करने का, v इज़ इक्वल्स टू, तो हमने वी एस कहा है अंडर रूट जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच। सब कुछ आपको गिवन है। जी है आपके पास 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11। एम ई है आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 डिवाइडेड बाय आर ई की वैल्यू आपके पास 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 प्लस, अब ये प्लस एच है, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो ये बात का ध्यान रखिएगा, प्लस 400 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए सिंप्लीफाई करने का आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी आप कर सकते हो, और अगर आपके पास कैलकुलेटर ना हो, सिंपल हो, तो आपने क्या करना है कि नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर है 6.67, ठीक है, एक नंबर है और यहाँ पर है मल्टीप्लाई बाय 6, तो मल्टीप्लाई किया इसे 6 से, ये आ गया 40.02 मल्टीप्लाई बाय, अब 10⁻24 प्लस की बेसिस यहाँ पर, और यहाँ पर है 10⁻−11, तो 10⁻24 में से प्लस के माइनस हो जाएगा 11, ठीक है। तो 11 इसमें से माइनस कर लें तो आपके पास बच जाएगा यहाँ से 13 पॉजिटिव। नंबर को नंबर से कर लें, 6.4 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 6.4 है ना, मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, हमने इसके दो डेसिमल और इधर किए, तो आपके पास ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, अब 2 इधर किए तो ये हो गया 5। अब इन दोनों को वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, इसका आंसर आएगा 6.4 एक्सपोनेंट 6 और ये आपके पास हो रहा है ऐड 4 एक्सपोनेंट 5 में, तो आपके पास ये आ गया है 6.8 ठीक है। दोनों ऐड हो गए हैं, दोनों में आपके पास 10⁻6 या 10⁻5 है, दोनों को मैंने ऐड किया, 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5, तो ये आपके पास आ गया 2 3 4 5। अब इसको डिवाइड करेंगे, 40.02 एक्सपोनेंट 13 डिवाइडेड बाय 6 8 1 2 3 4 5। आपके पास आ रहा है 58852941176। इसका अब हमने रूट फाइंड आउट कर लेना है। आपके पास आ गया 7932.92 और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड।
इस तरह से आपने फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास अगर साइंटिफिक अवेलेबल हो तो आप डायरेक्टली साइंटिफिक कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास जो गिवन है क्वेश्चन वो 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट कह रहे हैं, फर्स्ट है आपके पास एयर at atmospheric pressure of 760 mm of Hg is trapped inside a container available with a movable piston। एयर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 760 mm ऑफ Hg जो है वो प्रेशर के साथ आपके पास एक कंटेनर के अंदर ट्रैप कर ली गई है और उसका पिस्टन मूवेबल है। द पिस्टन इज पुल्ड आउट स्लोली सो दैट द वॉल्यूम इज इंक्रीज फ्रॉम 100 डेसीमीटर क्यूब टू 150 डेसीमीटर क्यूब। अब आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होने लगा क्योंकि पिस्टन जो है वो मूवेबल है तो स्लोली मूव कर रहा है। तो जब मूवेबल पिस्टन होगा तो गैस का वॉल्यूम जो है वो आपके पास इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जो गैस का वॉल्यूम है वो 100 डेसीमीटर क्यूब से 150 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। द टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द एयर। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बताइए क्या प्रेशर होगा अब एयर का। अब यहाँ पे आपको गिवन क्या है, क्वेश्चन देख के आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बट बहुत इजी क्वेश्चन है। जब मैं आपको करवाऊंगी तो आप कहेंगे मिस बहुत ही ईजी था ये तो। भाई गैस है उसका प्रेशर जो है वो स्टार्टिंग का P1 हम उसे कह रहे हैं वो है 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। और जो वॉल्यूम है वो आपके पास 2 है, एक वॉल्यूम है V1 जो कि स्टार्टिंग वॉल्यूम है 100 dm³ और एक है V2 जो कि आपके पास 150 dm³, ठीक है, V1 V2। अब आपसे कह रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है और व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द एयर, प्रेशर क्या होगा एयर को, तो यानी आपने P2 फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब P2 मालूम करना है, P2 यहाँ मल्टीप्लाई करें वहाँ जाकर डिवाइड करेगा तो P2 इज इक्वल्स टू P1 V1 अपॉन V2। वैल्यूज़ पुट करें, P1 है आपके पास 760, V1 है आपके पास 100 और V2 है आपके पास 150। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 760 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, फिर हो गया 7 6 और डिवाइड कर लेंगे 15 से। आपके पास आ गया 506.66। और प्रेशर की यूनिट आपको दी हुई है mm ऑफ Hg। सिंपल सा न्यूमेरिकल था, काफ़ी जो है ना आपके पास बड़ा था क्वेश्चन, तो बच्चों को लगता है कि ना इस तरह के क्वेश्चन बहुत मुश्किल होते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए, समझा कीजिए, डेटा बनाया कीजिए, देन फिर आप सिंप्लीफाई कर सकेंगे। बहुत इजी आपके पास न्यूमेरिकल्स है। देन अब आपके पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है आपके पास अ बॉल ऑफ मास 400 ग्राम स्ट्राइक्स द वॉल ऑफ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है जिसका मास है 400 ग्राम। अभी आपको ग्राम में गिवन है, किलोग्राम में करना पड़ेगा। और जो वो जिस वेलोसिटी के साथ वो बॉल के साथ स्ट्राइक कर रही है वो है 4 मीटर पर सेकेंड। नाउ हाउ मच इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द टाइम इट स्ट्राइक्स द बॉल। तो बताइए क्या जो है वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी बॉल के अंदर जब वो स्ट्राइक कर रही होगी बॉल के साथ। तो बहुत ही ये भी इजी न्यूमेरिकल है। गिवन क्या क्या है हमें,
तो गिवन दैट सबसे पहले आपको मास गिवन है 400 ग्राम, इसको किलोग्राम में करेंगे तो 1000 से करेंगे डिवाइड, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 1000, ये आपके पास आ गया है 0.4 किलोग्राम। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 10, 10 है, 1 ज़ीरो है तो 1 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा, इस साइड से इस साइड को जाते हैं तो 0.4 किलोग्राम आ जाएगा। और जो वेलोसिटी आपके पास गिवन है वो है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपने करनी है फाइंड आउट। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद है, हाफ mv² होता है, m भी गिवन है, v भी गिवन है। तो सॉल्यूशन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², हाफ एज इट इज़, m है 0.4, v है 4, इसका स्क्वायर। अब आपके पास 4 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 16 हो जाएगा, 16 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 0.4 क्या आ जाएगा 6.4, और इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से, 3.2। और काइनेटिक एनर्जी की यूनिट होती है जूल्स। ये आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का भी आंसर। नाउ how much work is needed to move horizontally a body 20 मीटर by a force of 30 न्यूटन। आपसे कह रहे हैं कितना वर्क जो है वो रिक्वायर्ड होगा हमें एक बॉडी को 20 मीटर का डिस्टेंस, मतलब उसे मूव करवाना है 20 मीटर, और जो फोर्स है वो 30 न्यूटन की लग रही है। इफ़ द एंगल बिटवीन द बॉडी एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज़ 60 डिग्री, और आपसे कह रहे हैं जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ उस बॉडी का वो 60 डिग्री का है। तो डेटा बनाएंगे, देन फिर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये भी सिंपल सा आपके पास न्यूमेरिकल है, बट यहाँ पर आपके पास समझने वाली चीज़ ये है कि तमाम जो चीज़ें गिवन हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। देखें गिवन दैट क्या क्या है भाई, हाउ मच वर्क इज़ नीडेड, तो वर्क आपने करना है फाइंड आउट। और जो बॉडी है उसका जो आपको गिवन है कि भाई हॉरिजॉन्टली बॉडी 20 मीटर बाय अ फोर्स, और 20 मीटर आपके पास जो है ना वो क्या करना है, उसको फासला तय करना है, ठीक है। तो ये आपके पास डिस्टेंस गिवन है 20 मीटर का, ठीक है। डिस्टेंस को एस से शो कर लें। इसके बाद आपके पास फोर्स लग रही है उस पर 30 न्यूटन की। इफ़ द एंगल बिटवीन द बॉडी, और जो एंगल है बॉडी का थीटा वो है 60 डिग्री। तो आपके पास W है मालूम करना, F है, D है, थीटा है। तो देखें वर्क डन का आपके पास फॉर्मूला होता है एक W इज इक्वल्स टू F/S cos थीटा। फोर्स भी गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, थीटा भी गिवन है। तो W इज इक्वल्स टू F है 30, S है 20, cos थीटा है 60 डिग्री। 30 को 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 600। cos 60 आपके पास इक्वल होता है 0.5 के। तो यहाँ से जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 300, वर्क की यूनिट होती है जूल। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास, लास्ट न्यूमेरिकल है सेक्शन बी का आपके पास। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू बॉयल 3 kg वाटर विच इज़ इनिशियली एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे कह रहे हैं कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी आपके पास 3 kg वाटर को बॉयल करने के लिए, जबकि उसका इनिशियली टेम्परेचर जो है वो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको पता है वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, बॉयल होता है। तो आपने जब डेटा बनाना है तो उसमें सारी चीज़ों को मेंशन करना होगा। अब यहाँ पर आपको स्पेसिफिक हीट भी गिवन है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ 4200 जूल पर केल्विन पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पर हम गिवन दैट है, हमें क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। तो देखें भाई, मास गिवन है वाटर का, मास ऑफ द वाटर वो आपके पास है 3 kg, और टेम्परेचर इनिशियली गिवन है, यानी कि आपके पास इनिशियल टेम्परेचर वो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और फाइनल टेम्परेचर भी यूँ समझ लें आपको पता है, क्यों? क्योंकि फाइनल टेम्परेचर आपको पता है वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, तो आपको फाइनल टेम्परेचर भी पता है वाटर का, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ अब आप इसे केल्विन में कन्वर्ट कर लें, +273 + 273, तो ये हो जाएगा 283 केल्विन, और ये हो जाएगा 373 केल्विन। ठीक है, अब ये हो गया आपके पास। यहाँ पर आपको फॉर्मूला जो होता है वो आपके पास, आपने हीट मालूम करनी, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, तो आपने हीट डेल्टा क्यू मालूम करना है। यहाँ पर अब आपके पास फॉर्मूला आपको पता है, स्पेसिफिक हीट भी आपको गिवन है, तो स्पेसिफिक हीट का सिंबल होता है सी। तो यहाँ पर C इज़ इक्वल्स टू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन। नाउ अब सॉल्यूशन करें तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इज़ इक्वल्स टू सी एम डेल्टा टी। सब कुछ आपके पास गिवन है, बट डेल्टा टी नहीं पता आपको। तो डेल्टा टी के लिए हम क्या करेंगे, इज़ इक्वल्स टू T2 - T1। तो T2 है आपके पास फाइनल टेम्परेचर, अच्छा इसको मैं T2 का नाम भी दे देती हूँ, यहाँ ही दे दीजिएगा आप भी, 373 - 283, तो ये आ जाएगा आपके पास 373 - 283, 90 डिग्री अब 90 टेम्परेचर आ जाएगा आपके पास। तो डेल्टा क्यू इज़ इक्वल्स टू 4200, मास है आपके पास 3, और ये आया है 90, इनको मल्टीप्लाई कर लें। अच्छा, टेम्परेचर को केल्विन में करने से फ़र्क तो नहीं पड़ता है क्वेश्चन पे, क्योंकि जो आपके पास डिग्री में आ रहा होता है वही केल्विन में भी आ रहा होता है, लेकिन फिर भी चेंज कर लें क्योंकि आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट्स में करके हम करते हैं। तो 4200 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 90, तो ये आपके पास जो हीट आ गई आपको इसको देनी होगी, वो होगी आपके पास कुछ 1134 ठीक है, ये आपके पास आ गई जूल्स में। अब आप इसे किलो जूल्स में भी लिख सकते हैं, किस तरह कि भाई 4 ज़ीरोज़ का मतलब होता है आपके पास 10⁻³ और 10⁻³ का मतलब होता है किलो। तो डेल्टा Q इज़ इक्वल टू 1134 किलो जूल्स। ये आ गई आपको हीट रिक्वायर्ड होगी उसका टेम्परेचर 90 डिग्री इंक्रीज़ करने के लिए। ये तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवा दिए क्लास 9, जो कि आपके पास सेक्शन बी में मौजूद थे। सेक्शन सी में आपके पास ऐसा कोई न्यूमेरिकल तो नहीं है, मगर डेरिवेशंस मौजूद है। ये भी डेरिवेशन है, ये भी डेरिवेशन है आपके पास, ठीक है। इसके अलावा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और ड्राइव करना है फार्मूला आपने एक्स और वाई कंपोनेंट का, तो ये भी एक आपके पास डेरिवेशन टाइप है, ठीक है। और यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी ड्राइव करनी है, ये भी आपके पास एक डेरिवेशन है, ठीक है। फार्मूला स्पीड ऑफ सैटेलाइट का आपने ड्राइव करना है,
ये भी एक डेरिवेशन है। और लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को डिफाइन करने के बाद आपने रिलेशन जो है वो लेंथ और फाइनल लेंथ का यहाँ पर वो भी ड्राइव करना है। काइनेटिक एनर्जी की भी डेरिवेशन है। तो तमाम की तमाम डेरिवेशन है। अगर आप चाहते हैं सेक्शन सी को मैं आपको सिंप्लीफाई कराऊँ तो जितने ज़्यादा आप कमेंट करेंगे उससे फिर मैं डिसाइड करूँगी कि सेक्शन सी करवाना है। ठीक है, प्लीज़ अगर आप चाहते हैं मैं करवाऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। इसके अलावा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट करके अप्रिशिएट कीजिएगा। तमाम स्टूडेंट से एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक शेयर किया आपके साथ चैनल का एक, प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।